नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। आज भी मैं आपके सामने क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, मेरा सारा वीडियो जो भी बनता है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपलोड होता है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो उसे वहाँ भी देख सकते हैं। पहला प्रश्न है अशोक कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि इनके घर के सटे बगल में एक ज़मीन है जो इनके पूर्वजों की थी, लेकिन पूर्वज ने किसी दूसरे को बेच दिया। अब वो वर्तमान में वह व्यक्ति जिसने ज़मीन खरीदा था उस ज़मीन को तीसरे को बेचना चाहता है, कोई अन्य व्यक्ति को बेचना चाहता है, जबकि हमारे घर के सटे हुए वो ज़मीन है। क्या इस पर अगर कोई कानून है ताकि मैं उस ज़मीन को खरीद सकूं? उत्तर में मुझे कहना है अशोक कुमार जी, लैंड सीलिंग एक्ट की धारा 16 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत में पहले ये प्रावधान था कि बाउंड्री के बगल वाले जो भी होते हैं उनको ज़मीन खरीदने का पहला अधिकार था, लेकिन 2019 में उस कानून को समाप्त कर दिया गया। यानी लैंड सीलिंग एक्ट की धारा 16 सब क्लॉज 3 को समाप्त कर दिया गया। अब ऐसी परिस्थिति में आप उस ज़मीन को नहीं खरीद सकते। आप कोशिश करें कि उस व्यक्ति से जो ज़मीन बेच रहा है, जो ज़मीन का वर्तमान में मालिक है, उसे कुछ ज़्यादा पैसा देकर आप उससे खरीद लें। यही एक रास्ता है। अगला प्रश्न है ट्रांसपोर्ट किंग साहब का। इन्होंने कहा कि मेरे नाना जी को सिर्फ एकमात्र बेटी मेरी माँ ही है और उनको कोई लड़का नहीं है। क्या मैं माँ की ज़िंदगी में ही अपने नाना की संपत्ति को बेच सकता हूँ या अपने हिस्से की ज़मीन बेच सकता हूँ? उत्तर में मुझे कहना है ट्रांसपोर्ट किंग साहब, नाना जी के स्वर्गवास के बाद उस संपत्ति की मालकिन केयर ट्रस्टी आपकी माता जी होती हैं। या तो माता जी के स्वर्गवास के बाद आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं या माता जी से बंटवारा करके आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं। सीधा परिस्थिति में बिना बंटवारा किए या बिना मृत्यु का आप उस ज़मीन को नहीं बेच सकते। अगर ऐसा करने की कोशिश आपने की तो आप पर रोक लग सकती है। अगला प्रश्न है सुनील शर्मा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि इनके पिताजी के पास पैतृक संपत्ति 5 एकड़ थी। उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन बेच दी। ज़मीन बेचने के पहले उन्हें 3 बच्चे पैदा हो गए थे। ऐसी परिस्थिति में क्या हम 3 भाइयों का उसमें शेयर निकल सकता है? उत्तर में मुझे कहना है सुनील शर्मा जी, कोई भी पिता अपने परिवार के लालन पालन, भरण पोषण, पढ़ाई, दवाई, बीमारी, विवाह, शादी इत्यादि के लिए या उस परिवार पर अगर कोई केस चल रहा हो तो उस केस को लड़ने के लिए ज़मीन, पैतृक ज़मीन को भी बेच सकता है, सारे पैतृक ज़मीन को बेच सकता है। अगर इन परिस्थितियों में आपके पिताजी ने ज़मीन नहीं बेची और किसी दूसरे उद्देश्य से बेची, तब आप लोग सिविल कोर्ट में जा कर के टाइटल कैंसिलेशन सूट, कंपार्टीशन सूट फाइल करके आप लोग अपना अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। गौरव शर्मा जी का अगला प्रश्न है। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि कोई एक व्यक्ति है जो एक महिला को अपना ज़मीन बेच देता है। बाद में वही व्यक्ति जिसने ज़मीन बेचा एक साधारण पन्ना पर उसी महिला से दस्तखत ले लेता है और उस पर एग्रीमेंट लिख देता है और बाद में चल के उसी एग्रीमेंट के आधार पर एक तीसरे व्यक्ति को वह ज़मीन बेच देता है। क्या वह महिला अब उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकती है? उत्तर में मुझे कहना है गौरव शर्मा जी, हाँ, वो रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकती हैं, क्योंकि मात्र एग्रीमेंट के आधार पर कोई व्यक्ति ज़मीन बेच नहीं सकता। ज़मीन बेचने के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन पर मालिकाना हक हो। ज़मीन पर मालिकाना हक तब होगा जब वो महिला उस व्यक्ति को ज़मीन बेच देगी। चूँकि वो महिला उस व्यक्ति को ज़मीन नहीं बेची और वह व्यक्ति बिना महिला से ज़मीन रजिस्ट्री कराए बेच दिया है, ऐसी परिस्थिति में उनका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। वह महिला सिविल कोर्ट में जा कर के टाइटल कैंसिलेशन सूट या जिसे डिक्लेरेशन सूट भी कहते हैं, फाइल करे, निश्चित तौर पर उसकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। अगला प्रश्न है बलराम झा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि हम 2 आदमियों के बीच में ज़मीन का बदलान की बातचीत हुई थी, लेकिन हमारी मजबूरी के चलते मैंने उस ज़मीन को तीसरे आदमी को बेच दिया। अब जिससे बदलान की बात चल रही थी वो हमें धमकी देता है न्यायालय में केस करने का। क्या हमारी हुई रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? उत्तर में मुझे कहना है बलराम झा जी, नहीं। अगर आपके बीच में सिर्फ बदलान की बातचीत थी, कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं था, ऐसी परिस्थिति में आप किसी अन्य तीसरे को भी बातचीत करके उससे भी ज़मीन बेच सकते हैं और आपने जो उस ज़मीन को बेचा वो सही है। अब आपकी रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हो सकती। अब अगला प्रश्न है राजीव श्रीवास्तव जी का। इनका प्रश्न है कि इनके पिताजी को उनके ताऊ ने ज़मीन वसीयत में दिया था, जिसका रजिस्ट्रेशन पंचायत में हो चुका है, लेकिन राजस्व विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। राजस्व विभाग में हमारा नाम नहीं चढ़ रहा है, हमारे पिताजी का नाम नहीं चढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में
मैं क्या करूं कि हम राजस्व विभाग में अपना नाम दर्ज करा सकें। राजीव श्रीवास्तव जी, जो वसीयत के द्वारा आपके पिताजी को प्राप्त हुई है संपत्ति, वसीयतकर्ता के मृत्यु के बाद उसे डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में प्रोबेट कराना पड़ता है। आपके पिताजी जाकर डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायालय में उसे पहले प्रोबेट कराएं। प्रोबेट हो जाने के बाद वहाँ का आदेश लेकर राजस्व कार्यालय में जाएंगे, सर्किल ऑफिस में जाएंगे। वहाँ सीओ साहब उप प्रोबेट के आधार पर आपके पिताजी को जो वसीयत में संपत्ति प्राप्त हुई थी उसका दाखिल खारिज कर देंगे, उसका आपके नाम पर म्यूटेशन कर देंगे। अब अगला प्रश्न है मधु झा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि इनके पापा जी का ज़मीन जो था उसे किसी दूसरे आदमी ने रजिस्ट्री कर दिया, जो ऑनलाइन दिख तो रहा है लेकिन उसका PDF फाइल नहीं मिल रहा है। क्या वह रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? उत्तर में मुझे कहना है मधु झा जी, जिसका ज़मीन होता है वही बेच सकता। अगर कोई दूसरा बेचा है तो वो जाली फरेबी काम किया है। आपके पिताजी सिविल कोर्ट में जाकर के टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करें, जिसमें उस रजिस्ट्री को जो दूसरे आदमी ने बेच दिया है उसे कैंसिल करने की प्रार्थना न्यायालय से करें। न्यायालय सारी न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजर जाने के बाद उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर देगा और पुनः वो ज़मीन आपके पिताजी की थी ही और वह रहेगी ही आपकी। अगला प्रश्न है आलोक कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे ज़मीन के आगे में सरकारी ज़मीन है, वह ज़मीन किसका हो सकता है? क्या वह ज़मीन मेरा हो सकता है? उत्तर में मुझे कहना है आलोक कुमार जी, सरकारी ज़मीन सरकार की ही होती है, वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती। आपके ज़मीन के आगे में सरकारी ज़मीन है, आप उसका उपभोग करें जब तक सरकार आपसे न ले ले। अगर इस बीच में आपको मौका मिले या ऐसा कोई की व्यवस्था हो तो आप सीओ के ऑफिस में जाकर के उस ज़मीन का अपने नाम पर बंदोबस्ती भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये होगा तो बंदोबस्ती अगर आपको मिल गई, वैसी परिस्थिति में वह ज़मीन आपकी हो सकती है और आप उस पर मकान बना के भी रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको राजस्व कार्यालय से बंदोबस्ती प्राप्त करना होगा, अन्यथा सरकार की ज़मीन सरकार की ही रहेगी। इस प्रकार मेरा वीडियो यहीं पर संपन्न हुआ। और भी आपके बहुत सारे जो कमेंट थे उसका उत्तर मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसका उत्तर मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना उचित समझा। धन्यवाद दोस्तों। विशेष अगले वीडियो में अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन आंसर सीरीज पसंद आया, तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथी और संबंधियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह की कानूनी कोई भी समस्या हो तो इस तरह मेरे बताए गए उत्तर के अनुसार न्यायालय में जाकर अपने कानूनी समस्या का समाधान करें। धन्यवाद दोस्तों।